साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारी मेहमान हैं ऋचा खन्ना जी, जो फाउंडर प्रिंसिपल हैं वरदान इंटरनेशनल एकेडमी की। साथ ही साथ CWC यानी चाइल्ड वर्किंग कमेटी बाल कल्याण समिति में मजिस्ट्रेट हैं और भी कई संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम आपसे एजुकेशन, बाल कल्याण दोनों के बारे में बात करेंगे। ऋचा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप अपने स्कूल के बारे में बताइए, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया और क्या अभी गतिविधियाँ हैं? जी, वरदान इंटरनेशनल एकेडमी आप समझ लीजिए एक बच्चे की तरह है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2007 में की थी, जब हमने इसको क्लास 5 तक के लिए खोला था शुरुआत में। और उस समय बस ये था कि बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा बनाना है, तो 21 बच्चों से हमने शुरुआत की थी। ये 2007 की बात है और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते आज 1000-1200 बच्चों पर है। और अब हम लोग क्लास 12 तक हैं, CBSE बोर्ड हो गया है। और एक जो बहुत अच्छी बात है जो हम लोगों ने अपने कोशिश करके अपने स्कूल के संचालन में जिस बात का ध्यान रखा है वो ये है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि बहुत सी हम लोग जगह देखते हैं स्कूल्स में कि पढ़ाई पे बहुत फोकस होता है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे फोकस होता है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो सर्वांगीण विकास हो, दूसरा प्रत्येक बच्चे को प्लेटफॉर्म मिले। मतलब जो भी बच्चा जिस चीज में अच्छा हो वो उस चीज में आगे बढ़े। और इसके लिए हम लोग उन्हें नेशनल लेवल तक ले जा चुके हैं। बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में बहुत एक्सेल कर रहे हैं, विशाखापट्टनम जा चुके हैं, इलाहाबाद जा चुके हैं, यहाँ पर स्टेट लेवल बहुत प्राइजेस जीते हैं हमारे बच्चों ने। लिटरेरी एक्टिविटीज अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका डिबेट हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, स्पीच कंपटीशन, एक्सटेम्परी, इन सब में बहुत प्राइजेस बच्चों ने जीते हैं। और ये जो प्राइजेस की मैं बात कर रही हूँ ये सब इंटर स्कूल, इंटर सिटी, इंटर स्टेट इस लेवल पे जीते हैं। तो आपने जब शुरू किया था वरदान इंटरनेशनल एकेडमी, ये गोमती नगर के उस इलाके में है जहाँ उस समय शायद इतने अच्छे स्कूल नहीं रहे होंगे, और आपने ये रिस्क लिया कि गांव के बच्चों के लिए कि इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल देने का। इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि मैं थोड़ा सा इसके पहले की बात बताना चाहूँगी। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि जब हम लोग यहाँ स्कूल हम सब ने खोलने का सोचा तो एक तो हम लोग ये देखते थे कि जो शहरी इलाके वहाँ पर बहुत सारे अपने आप में बहुत स्कूल्स हैं और यहाँ पर ये हालत थी कि यहाँ पर पेरेंट्स को मतलब दे वर नॉट इवन फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, मतलब उनको अवेयरनेस ही नहीं थी कि बच्चों को स्कूल भी भेजना चाहिए। तो हम लोगों को एक्चुअली घर जा जा के हम लोगों ने बताया बच्चों को कि शिक्षा की क्या मतलब महत्व है, आप आइए स्कूल में डालिए, देखिए क्या बेनिफिट होता है। तो सोच सिर्फ इतनी थी कि देखिए वही बात होती है ना कि एक जो ऑलरेडी जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है उसके लिए तो देखिए बहुत लोग काम करते हैं और काम करना बहुत आसान भी होता है क्योंकि उनके घरों में एक अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप होती है, वो लोग पहले से ही एजुकेशन को समझ रहे होते हैं, वैल्यू कर रहे होते हैं। बट ऐसे सेक्टर में किसी को तो जाना पड़ेगा, कोई तो जाएगा इस चीज के अंदर कि भाई जो लोग नहीं समझ रहे हैं शिक्षा का महत्व या जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि जब हमने समझाया तो वो समझे, इसका मतलब उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था। तो उनके घर तक पहुंचना और उनको निकाल के घरों से लेके आना, मुझे लगता है एक तो था ही उद्देश्य कि इन लोगों को लाना है और मेन स्ट्रीम बच्चों से एक उनका मुकाबला करना है। और आज वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते थे वो आज फटाफट फट इंग्लिश बोल रहे हैं और सिर्फ इंग्लिश बोल ही नहीं रहे, बाहर जा रहे हैं, डिबेट के कंपटीशन में जीत के आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आप समझिए कि आपके सामने चुनौतियां ज्यादा थी, बहुत। और जो स्कूलों से मिलता है चाहे फीस के लेवल में कहिए तो आपका फीस का लेवल भी कम है, गरीब बच्चे भी हैं आपके एरिए में, तो इस तरह से चुनौतियां वो दोगुना हो गई। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड का देना है और जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबसे कम रखना है। इसको कैसे मैनेज किया? देखिए मेरा जो एक उद्देश्य था और जिस सोच को मैं लेके आई हूँ और मैं आज तक उसी पे चली हूँ और मेरी पूरी टीम उसी सोच पे चली है, वो ये है कि हमारे पास देखिए बहुत पैसा तो नहीं था
और ये भी मालूम था कि अंडरस्टैंडिंग भी इस एरिया में नहीं है, फीस हम ज्यादा रख ही नहीं सकते क्योंकि इतनी पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक बात थी, वो ये थी कि हम हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क क्वालिटी देने में। तो हमने सिर्फ डे 1 से सिर्फ ये सोचा कि आइडियाज का तो कोई पैसा नहीं लगता है, तो आइडियाज और मेहनत वो हम पूरी अपनी जान लगा के डाल दें, और उसके बाद उसका जो आउटपुट होगा पेरेंट खुद ही देखेगा। और आगे जो बाय वर्ड ऑफ, शायद उस समय हमारे पास मार्केटिंग के लिए भी पैसा नहीं था, तो जो मार्केटिंग हुई पिछले 5-7 सालों में पहले शुरुआती, तो वो सब बाय द वर्ड ऑफ माउथ हुई। तो वो जो एक हार्ड वर्क का जो एक की था, वही हम चाबी बना के हमने उसको लेके हम चले और स्कूल को यहाँ तक लेके आए। इसके पीछे आपकी एनर्जी और आपका जो व्यवहार है वो भी बहुत जिम्मेदार है। अब ट्राई किया है मैंने, अपना पूरा प्रयास किया। अच्छा, जो CWC है जी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसका क्या रोल है, कैसे काम करती है, और आपको 4 साल हुआ जी इसमें काम करते हुए, तो आपके क्या अनुभव है? जी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लखनऊ ये एक क्वासी जुडिशरी बॉडी है और ये JJ एक्ट 2015 के लिए काम करती है। इसमें हम लोग वी टेक केयर ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें बच्चों के जितने अधिकार होते हैं उनके संरक्षण के लिए ये कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, और उसी तरीके से वो यहाँ होती है। जैसे कि बच्चे आपके जितने भी आश्रय के आदेश होते हैं, बच्चे कहीं खोते हैं, कहीं पलायन कर जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, वो फिर आश्रय, फिर उनको जब रिस्टोर कराना होता है पेरेंट्स के साथ, तो वो सही जगह रिस्टोर हो रहे हैं कि नहीं, 18 वर्ष तक के बच्चे जो संरक्षित थे अब उनके साथ आगे क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करना, उनका रिहैबिलिटेशन को देखना। फिर उसके बाद बहुत सारे पॉक्सो केसेस आते हैं हमारे पास। फिर वी आर ऑल्सो डीलिंग विद चाइल्ड बेगर्स, उनको जैसे आज ही चाइल्ड बेगर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है पिछले हफ्ते से, तो वो जैसे लेबर डिपार्टमेंट और SJPU और जो बच्चों के लिए जुवेनाइल पुलिस यूनिट है उनके साथ और चाइल्ड लाइन के साथ मिलके बच्चों के जो चाइल्ड लेबर हैं या चाइल्ड बेगर्स हैं उनको रेस्क्यू कराना, उनका रिहैबिलिटेशन कराना। अडॉप्शन ऑर्डर्स, जो भी बच्चे अडॉप्शन के लिए आते हैं उनके ऑर्डर्स हम लोग के थ्रू होते हैं। फॉस्टर केयर, अगर किसी बच्चे को फॉस्टर केयर की ज़रूरत है तो उसके ऑर्डर्स, बच्चों को सरेंडर करवाना, मतलब बच्चों के संदर्भ में जो जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है इस जिले में वो CWC के माध्यम से ही होती है। आपने 4 साल उनके साथ काम किया है, क्या समस्याएं एक दिखी कि जो जिनके हल करने से बच्चों को और मदद मिल सकती है? देखिए, एक चीज जो हम लोगों ने जो ज्यादा करके देखी, एक तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं, एक पॉइंट जो मैं मिस आउट कर रही थी इसके पहले, वो था चाइल्ड मैरिज। तो जो मैंने एक मेरा जो अब मन भी है आगे, जब मैं जुड़ी हुई हूँ अब सोशल कॉज से, तो आगे भी काम करूंगी, तो चाइल्ड मैरिजेस जो हो रही हैं उसको भी हमको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस ना होने के कारण ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि जब हमने बहुत सारे ऐसे केसेस आए, हमने बहुत चाइल्ड मैरिजेस को रोका, और जब हम लोग जाके वहाँ काउंसलिंग करें या हमने काउंसलर्स के माध्यम से वहाँ पर अवेयरनेस कराई, तो लोगों ने उस बात को समझा। तो इससे अंदाजा लगा कि कितना ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है और कितना लैक कर रहा है। तो एक, हमें बच्चों को ग्रामीण इलाकों में और लोगों को जागरूक बनाना है चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड, इसमें हम जब जागरूक बनाने जा ही रहे हैं, और क्योंकि हमने एक अम्ब्रेला की तरह सारी प्रॉब्लम्स को देखा है, तो मैं कहूंगी कि जैसे चाइल्ड बेगर भी हैं या चाइल्ड लेबर भी हैं, तो उनके लिए भी हमें, जब हम जा ही रहे हैं जागरूकता करने, तो हम वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि प्रधान जी हैं और आशा की कार्यकर्ताएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं ग्रामीण इलाकों में, तो उनके माध्यम से हम खूब अवेयरनेस करें, और इससे डेफिनेटली बच्चों को एक मतलब बल मिलेगा और ये सब चीजें कम होंगी, एक परसेंटेज कम होगा। और अगर आप शहरी इलाकों की बात करें, तो जिस तरीके की समस्याएं हमारे यहाँ आती हैं, वो ज़्यादा करके पलायन कर जाते हैं बच्चे, और कभी गुस्सा होके, कभी एडोलेसेंट हैं तो कुछ इन सेंसलेस चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं। तो वहाँ पर मुझे एक लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, कि क्योंकि वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब लोग टीचर्स के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से जुड़ें और इस तरीके के काउंसलिंग सेशंस बीच में टाइम टू टाइम बच्चों के लिए करते रहें, ये ना सोचे कि हमने एक बार बता दिया तो हो गया। दिस इज अ प्रोसेस, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये लंबा प्रक्रिया है, तो हम लोग ये करते रहें, तो वो चीजें शहरी इलाकों की जो समस्याएं
उसमें भी कमी आएगी। तो ये दोनों इलाकों की अलग अलग समस्याएं हैं, पर देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, तो हम लोग क्योंकि उनके लिए काम करने के लिए है, तो सोचना तो हम लोग को पड़ेगा सबको। अच्छा, अभी कोविड का दौर चल ही रहा जी। है और स्कूल आप चला रही हैं, क्या प्रभाव पड़ा और कब तक अभी इससे बाहर निकलने में समय लगेगा, कुछ अंदाजा है? देखिए कोविड की बात करें तो जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक वल्नरेबल जो सेक्शन रहा है वो है बच्चों का सेक्शन। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जब से लॉकडाउन हुआ है बच्चे घरों में बंद हैं, और क्योंकि घरों में बंद है तो वो ना सिर्फ एक जो उनके लिए पढ़ाई का तो थोड़ा कहीं ना कहीं बैरियर आया है, जिसको स्कूल वालों ने बहुत कोशिश करके और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, मैं पूरा 100% तो नहीं कहूँगी क्योंकि एक 1-to-1 एजुकेशन की बात अलग रहती है, लेकिन डेफिनेटली उसको कवर करने की कोशिश की है। 80% उस चीज़ में हमको सक्सेस मिली है ऑनलाइन एजुकेशन में, बच्चे ब्लैंक नहीं हैं। लेकिन जो बच्चों का एक सोशल डेवलपमेंट होता है, जो एक उनकी कम्युनिटी हैंडलिंग होती है, कम्युनिटी मूवमेंट होता है, वो सब रिस्ट्रिक्ट हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे घरों में हैं, बहुत बंधे हुए फील कर रहे हैं, कई बच्चों में कुंठाएं डेवलप हो गई हैं, बहुत बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जबकि सारी चीज़ें खुल रही हैं और काफ़ी हद तक सब अवेयर हो गए हैं, और 6-8 महीनों में एक ये चीज़ अच्छी हुई है कि हम सब लोग जागरूक हो गए, तो हमें इस बीमारी के साथ कैसे चलना है उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग मिल गई है, और घर में रह के भी काफ़ी प्रैक्टिस मिल गई है देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है अगर छोटी कक्षाओं की नहीं पर क्लास 6 के ऊपर की कक्षाएं अब खुलनी चाहिए, जैसे कि क्लास 9 to 12 की अब खुल गई हैं। मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे क्लास 6 to 12 की पूरी कक्षाएं संचालित होनी चाहिए, और क्योंकि हम सब बहुत अवेयर लोग हैं और विद्यालय भी सब जो अच्छे संचालन होते हैं उनको सबको सारे SOPs जानते हैं, सबको अच्छे से फॉलो करते हुए अगर हम चाहें तो हमें फिर से एक अच्छे से अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं, नहीं तो वो गैप बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2021 और जो 22 का सेशन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सामान्य होने की उम्मीद है, एटलीस्ट क्लास 6 अब के लिए। अच्छा, आप CBSE बोर्ड से भी जुड़ी है, वहाँ भी जी। काम देख रही हैं, तो एजुकेशन में जो CBSE बोर्ड का स्थान है वो किस तरीके से छात्रों की मदद कर रहा है? देखिए CBSE का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और क्योंकि वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है तो मुझे लगता है बहुत ही अवेयर बोर्ड है, क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब ये कोविड टाइम आया जो डिसीजन मेकिंग CBSE एज अ बोर्ड ने की वो बहुत अच्छी की, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो जो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराता है जैसे कि CTET या कुछ उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग हो, बच्चों के जो कोर्स स्ट्रक्चर में जो एक चेंजेस लाया है CBSE, तो बहुत ही थॉटफुल बोर्ड है। और जो पैनल है जो ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है, मैं मतलब अब आपके माध्यम से मैं थैंक यू भी करना चाहूँगी, क्योंकि एज एन एजुकेशनिस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल की जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बच्चों और टीचर्स को आ रही हैं उसको वो समझें, और क्योंकि उन्होंने उसी को देखते हुए समझते हुए, देखिए जैसे अभी डिसीजन आया है कि 5 मई से बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, तो उन्होंने एक अच्छा गैप दिया है बच्चों को, एक सिस्टम बना दिया है। अभी से बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, जिनके कोर्सेज ऑनलाइन के कारण नहीं हो पाए थे, देखिए टाइम है, अब 9 to 12 अलाउ हो गया है बच्चों को बुलाना, तो उनकी क्वेरीज, उनका सारा प्रैक्टिस, उनके पेपर सॉल्विंग करवाने का एक अच्छा मजबूत समय टीचर्स को मिल रहा है। फिर प्रैक्टिकल्स का कि मार्च में होंगे तो फाइल बनाने के लिए बच्चों को समय मिल गया, तो बहुत ही थॉटफुली डिसाइड करता है, एंड आई एम रियली हैप्पी, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड्स ऑफ द कंट्री, सो दैट्स अ बिग थिंग। अच्छा, अभी सरकार ने एक शिक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, बहुत सारे परिवर्तन किए हैं जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे दिखेंगे, क्योंकि जब वो कानून बना उसके बाद ही कोविड आ गया, तो सारा सिस्टम एक साथ तो लागू नहीं हो पाया। आपने जितना उसको समझा होगा उसके हिसाब से ये बताइए कि क्या उसका प्रभाव पड़ेगा हमारी शिक्षा व्यवस्था पर? नहीं, NEP एक बहुत ही अच्छा कदम है, और एज एजुकेशनिस्ट जितने लोग मेरे संपर्क में हैं हम सब लोग बहुत खुश हैं NEP से। हाँ, डेफिनेटली पॉलिसीज़ हैं, और पॉलिसी के बारे में सब लोग जानते ही हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं उनके एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, जो उसका इम्पैक्ट है वो थोड़े सालों बाद दिखेगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट इम्पैक्ट, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट, और वो हमें जोड़ता है जो बाहर की जो एक प्रणाली चल रही है हमारे बच्चों को मेन स्ट्रीम में ऐड ऑन करेगा।
का। तो हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं NEP से, और डेफिनेटली थोड़ा सा एग्जीक्यूशन और प्रोसेस में एक हर्डल कोविड का बहुत बड़ा आ गया है, क्योंकि जितना हम लोग उसके बारे में जागरूकता कर सकते थे, या जितना हम लोग उसको प्रोसेस करके उसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को अब तक हम लोग करके सॉल्व करना शुरू करते, वो चीज़ अभी नहीं है। तो वो इम्प्लीमेंट तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर से ही होगा, लेकिन वो होगा और उसका इम्पैक्ट बहुत मजबूत और बहुत ही पॉजिटिव होगा। मतलब जो बात कही जा रही थी कि बच्चों पे किताबों का और कोर्स का बोझ कुछ कम होगा, डेफिनेटली होगा। एक्चुअली क्या होगा कि जो हम लोग कई बार बहुत ही मीनिंगलेस चीजों के पीछे भागते रहते हैं, मतलब मैं एजुकेशनिस्ट हूँ लेकिन मैं पहले एक चाइल्ड एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए मैं बच्चों की तरफ से बोलूंगी बहुत, क्योंकि और वो कई बार हमको इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि वो एक भीड़ चाल होती है, वो एक सिस्टम है जो चल रहा होता है। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमें पेरेंट टोक देगा, हमें पेरेंट टोक देंगे कि भाई क्या कर रही है उन स्कूलों में हो रहा है, आप क्यों नहीं कर रही हैं। तो हमें मैं अपने विद्यालय की बात कर रही हूँ, मैंने एक बीच का रास्ता अपनाया था कि एक बच्चों को ये स्टैंडर्डाइज्ड और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भी दें, लेकिन पेरेंट्स को भी कन्विंसिंग वो चीज रहे कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे करें, जिससे क्योंकि देखिए कोई भी बच्चे का अगर विकास होगा तो हैंड होल्डिंग पेरेंट के साथ टीचर को करनी पड़ेगी, तो वो दोनों मिलकर करेंगे एज अ टीम, तब वो ज्यादा। तो ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात एस्पेक्ट है। अच्छा, अब चलते चलते आखिरी में आप ये बताइए कि इतने सारे काम आप करती हैं, कैसे समय मैनेज करती हैं, फैमिली भी देख रही हैं, ये सब कैसे हो रहा है? ये अच्छा सवाल है। मुझसे कई लोग पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है बस अगर हम एनर्जेटिक भी रहती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग प्रेशर में दब जाते हैं, अरे नहीं बहुत काम है, लेकिन आप उल्टा ज्यादा एनर्जी में रहती। नहीं, वो इसलिए कि मैं जितना काम करती हूँ मुझे उतनी एनर्जी जनरेट होती है। तो जैसे अगर मुझे काम में थोड़ा कमी हो जाए तो मुझे लगता है नहीं आज कुछ अच्छा सक्रिय नहीं हुआ, कुछ छूट गया। और रही बात जैसे एक फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को अगर आप बात करें कि बैलेंस करने की, तो अगर देखिए हम अगर पॉजिटिव रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारी फैमिली पे भी पड़ता है और हमारे बच्चों पे भी पड़ता है। तो जब वो देखते हैं कि मम्मी इतना अचीव कर रही हैं और उनको भी हम लोग, जैसे अगर हम वर्क मैनेज कर लेते तो डेफिनेटली हम बच्चों से रिलेटेड अपनी ड्यूटीज को भी मैनेज करेंगे, तो वो बड़ी जिम्मेदारी से अपनी चीजों को करते हैं। जैसे कि पढ़ाई हो गई, मेरे बेटे हैं 2, तो हम लोग सुबह पूरा डिस्कस करके आते हैं या रात में एक दिन पहले डिस्कशन हो जाए कल का क्या टारगेट है, तो वो उनके कॉन्स्टेंटली मैं टच में रहती हूँ दिन भर, थ्रू फोन, थ्रू व्हाट्सएप। फिर शाम को जाके हम लोग बैठते हैं, हम लोग का टी टाइम होता है एक लंबा सा, क्योंकि मैं थोड़ा CWC के कारण लेट ही पहुंचती हूँ, तो एक बना हुआ है सेट टी टाइम, उसमें हमारा दिन भर का डिस्कशन होता है और पूरी पंचायत लगती है, उनकी गॉसिप्स, हमारी गॉसिप्स, और जो एनर्जी दिन भर की मैंने इकट्ठा की काम की वो सब मैं उन्हें दे देती हूँ। मतलब घर में पंचायत लगाना जरूरी, वो तो मैं सबसे कहूंगी, वो मेरा मैसेज है सबको। हाँ। कि एक पंचायत जरूरी है, उसमें हम बच्चों को देखिए, जो हमें अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को सिर्फ इतना बात करनी, उनसे इतनी काउंसलिंग करनी है कि हम उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क बता दें, और फिर हमें डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में छोड़ देनी है। लेकिन क्योंकि वो बच्चे हैं और हम अपनी ड्यूटी से नहीं हट सकते, तो हमें एक पिलर की तरह उनके साइड में खड़ा रहना है कि भाई वो जब डिसीजन मेकिंग हम उनके हाथ में दे रहे हैं तो वो कभी सही डिसीजन लेंगे, कभी वो गलत डिसीजन लेंगे, और जब वो गलत डिसीजन ले तो हम एज अ पिलर उनके लिए खड़े, और वही टाइम में हम काउंसलिंग करेंगे, वो समझेंगे। तो साथ रहना है बच्चों के, हमेशा उनकी काउंसलिंग करती रहनी है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे गलत करेंगे, थोड़े शैतान होंगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, हम सब में बहुत बहुत फर्क होता है, लेकिन अगर हम लोग बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, हम लोग अगर अच्छे से समझदारी से टैक्टफुली हैंडल करें तो बच्चे भी बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, वर्क लाइफ ऑल्सो बेस्ट एंड फैमिली लाइफ ऑल्सो बेस्ट। पंचायत जरूरी, पंचायत बहुत जरूरी है, वो जरूरी है। तो देखिए ऋचा जी ने आपको एक टिप्स दिया कि घरों में पंचायत जरूरी है। हम लोगों की ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कुछ आपके सवाल हों वो भी, ताकि हम उन सवालों पर, चाहे बच्चों के हों या बड़ों के, उन सवालों के साथ हम एक बार फिर ऋचा जी के साथ बैठ सकें और जवाब दे सकें। बहुत धन्यवाद ऋचा जी आपका। थैंक यू सो मच शैलेश, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। हमारे देखने वालों, आप सबका भी, कि आप लोग हमें इतना मोहब्बत से, इतने प्यार से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया।